देखो, तो ये वाला नोट कर लो, पहले तो लिखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, लिखो रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, द सीरीज अरेंज्ड, द सीरीज अरेंज्ड, the series arranged on the basis of reactivity of a metals, the series arranged on the basis of the reactivity of metals in decreasing order, in decreasing order। पूछेगा नहीं डेफिनेशन, फिर भी जान लो। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट में कौन सा आता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड है उसके बाद, आयरन, लेड, फिर कॉपर, कॉपर है ना, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, हाँ हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो एक बार बिहार बोर्ड के टॉपर से पूछा गया था सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, तो बोलता था एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ध्यान रखना, हो सकता है तुम लोग में से कोई टॉप कर जाओ, तुम लोग से सवाल आ गया है ना कि सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल कौन है, तो कोई कॉपर मत बोल देना। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा हो गया? पोटेशियम। ठीक है, बस इसमें इतना ही याद रखना इस पार्ट बी में, इसमें और तुम लोग का सिलेबस में कुछ है नहीं बस। अच्छा, ये सब तो जानते हो ना, ये स्पेशली हमेशा ये रिएक्शन पूछ देता है कि डाइल्यूट के साथ कॉपर का रिएक्शन नहीं होता, डाइल्यूट एसिड के साथ कॉपर का रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर लीस रिएक्टिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो एक क्वेश्चन ये आता है, तो वैसे रिएक्शन को फर्दर एग्जीक्यूट करना है या फिर फर्दर मूव अहेड करना है, तब क्या करना पड़ता है? हीट देना पड़ता है, या फिर अगर तुम कंसंट्रेटेड से रिएक्ट करवाओगे तब रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या रखना पड़ता है? एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा देना पड़ता है। चलो हम लोग सीधा पार्ट सी में पहुंचते हैं, पार्ट बी में बस इतना ही करना है। अब आ रहे हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो इसमें से सबसे पहले कुछ कुछ टर्म्स बताया गया। सबसे पहले बताया मेटलर्जी का डेफिनेशन दिया गया। हो सकता है कि फेवरेट टॉपिक हो किसी टीचर का, तो बोर्ड में ये क्वेश्चन डाल दिया, व्हाट इज मेटलर्जी। ठीक है, तो डायरेक्ट डेफिनेशन तुमसे पूछ सकता है व्हाट इज मेटलर्जी, 1 नंबर 2 नंबर उससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। तो मेटलर्जी क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। ठीक है, इन द प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर, इसको हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। फिर आगे मिनरल्स क्या होता है? तो मिनरल्स नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस, ये सब बेसिक है, ये सब तुम लोग खुद से कर सकते हो, सब लिखवा के समय बर्बाद नहीं कर रहे। ठीक है, ये सब देख लेना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट आता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है या फिर कोई केमिकल्स होता है जिसको हम लोग ऐड करते हैं ताकि जल्दी से एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को बहुत जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे क्या करते हो, जैसे मान लो जैसे कपड़ा गंदा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं। डिटर्जेंट पाउडर क्या करता है? गंदगी के साथ वो कपड़ा में जो गंदा है उसके साथ वो डिसॉल्व हो जाता है और वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगता है, तो इससे क्या होता है? मेरा कपड़ा जल्दी साफ होता है। उसी तरीका से फ्लक्स भी कुछ सब्सटेंस होता है। फ्लक्स इज अ सब्सटेंस दैट इज एडेड टू चार्ज इन अ फर्नेस टू रिमूव द गैस। ठीक है, उसके बाद आता है स्लैग। स्लैग क्या हो गया? इट इज अ फ्यूजिबल प्रोडक्ट फ्रॉम वेयर फ्लक्स रिएक्ट विद इंप्योरिटीज। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स। तो बस इतना है। सबसे पहले देखो स्टेप्स इन्वॉल्वड इन एक्सट्रैक्शन, चलो हेडिंग डालो ये, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन एक्सट्रैक्शन। यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से पढ़ना, यहीं से स्टेप्स इन्वॉल्वड इन एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम लोग, मेरे पास क्या होता है? ओर होता है। और क्या होता है? नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है, ये मिनरल है, लेकिन इसमें क्या है? गैंग पार्टिकल है, मतलब मिट्टी होगा, डर्ट पार्टिकल होगा, जो भी होगा और डायरेक्टली हम लोग को मिलेगा। फिर इस ओर को लेने के बाद हमको क्या करना होगा? इसको पहले हम लोग क्रश करते हैं फाइन पार्टिकल्स। मान लो कि मेरे पास इतना बड़ा बड़ा पार्टिकल्स था, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको ग्राइंड करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाम देते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन करना होगा, कंसंट्रेशन करना होगा। मतलब क्या है? मान लो मेरे पास और पार्टिकल है, मान लो मेरे पास 100 केजी का और है, तो कंसंट्रेट होने के बाद हो सकता है कि मात्र 10 केजी बने, बाकी 90 केजी क्या हो सकता है? इम्प्योरिटीज हो सकता है। तो उसको रिमूव करना है, तो उसको कंसंट्रेट करना है। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले क्रशिंग और ग्राइंडिंग। तो सबसे पहले इस ओर को क्रश किया जाता है, फिर ग्राइंड किया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डाला जाता है, और तब जाके इसको कंसंट्रेट किया जाता है।
फिर उसके बाद और भी प्रोसेस आता है कंसंट्रेशन करने के लिए, रोस्टिंग आता है, कैल्सिनेशन आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिडक्शन करते हैं, फिर जाके रिफाइन होता है मेटल, और फिर जाके हम लोग का प्योर मेटल मिलता है। तब ये जाके मेटल जो तुम्हारा होगा 99% प्योर, तब भी 100% हम लोग नहीं मानते हैं, 99% प्योर मानते हैं, ठीक है। तो अब ये जो और मेरे पास अवेलेबल हुआ, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रशिंग और ग्राइंडिंग। तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग में क्या है, नाम से पता चल रहा है कि मेटल्स को क्या करना पड़ेगा, जो भी और पार्टिकल्स हम निकाले हैं उसको हम लोग को क्रश करना है, ग्राइंड करना है, ताकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, छोटा पार्टिकल्स उसको कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, कोई बता सकता है? और को इम्प्योरिटीज को जल्दी अलग कर सकते हैं। हाँ, क्रश करने से क्या होता है ना कि सरफेस एरिया बढ़ता है। पहली बात, क्रश करने से कोई भी सब्सटेंस को क्रश करते, कोई भी सॉलिड है, सॉलिड का क्या सरफेस हो सकता है, मान लो एक क्यूब है तो उसका सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, अगर क्यूब है तो। लेकिन अगर उसको पाउडर में चेंज कर दोगे तो हर पार्टिकल अलग अलग सरफेस हो गया ना, तो वो क्या होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना आसानी से सेपरेट हो सकता है। इसलिए सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, क्रश और ग्राइंड करना है। चलो यहां से पढ़ोगे, ठीक है कोमल, तुम पढ़ो क्रशिंग और ग्राइंडिंग। Crushing and grinding. Ores are crushed into a fine powder in big jaw crushers and ball mills. This process is called pulverization. पल्वराइजेशन। तो पल्वराइजेशन इसका दूसरा नाम क्या है, पल्वराइजेशन है। देखो ये जो दूसरा नाम है ये कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए पल्वराइजेशन हेडिंग करो, लिखो पहले पल्वराइजेशन, उसको बस शॉर्ट में लिख दो, क्रशिंग ऑफ द ओर इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन, इसको लिखोगे क्रशिंग ऑफ द ओर into fine powder, crushing of the ore into fine powder is called pulverization. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्रशिंग हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा डालोगे ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो ड्रेसिंग में भी कुछ कुछ मेथड होता है, डिपेंड करता है कि मेरे पास और कौन सा है, ठीक है। हम लोग जो अभी यहाँ पे मेटलर्जी में जो पढ़ेंगे, हम लोग ओवरऑल जनरल मेथड पढ़ रहे हैं। अब हो सकता है कि अलग मेटल के लिए अलग प्रोसेस लगेगा, लेकिन हम वो तीनों प्रोसेस पढ़ेंगे, जिस मेटल के लिए वैलिड होगा उसमें यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें हाइड्रोलिक सेपरेशन, जब ड्रेसिंग में आएंगे तो ड्रेसिंग में 3 पार्ट दिया गया है। क्या क्या दिया है, हाइड्रोलिक सेपरेशन दिया गया है, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन दिया गया है, और तीसरा फ्रोथ फ्लोटेशन दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप दूसरा हेडिंग डालो ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग में क्या करेंगे हम लोग, ओर को कंसंट्रेट करेंगे, ब्रैकेट में लिख देना कंसंट्रेशन। असल में कर क्या रहे हैं हम, ओर को कंसंट्रेट कर रहे हैं। ड्रेसिंग ब्रैकेट में लिखो कंसंट्रेशन, या फिर ये कंसंट्रेशन का पार्ट में आया, ठीक है। तो इसका पार्ट ए, पहला पार्ट ए क्या होता है, हाइड्रोलिटिक मेथड, हाइड्रोलिटिक मेथड, हाइड्रोलिटिक मेथड। अब देखो नाम से पता चल रहा है हाइड्रो, हाइड्रो मतलब क्या होता है, रिलेटिंग विद वाटर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक यहां पे पहले हम सारा ओर को डाल दिए, उसके बाद यहां पे ऐसे करके स्पेस रहता है, और इस जगह पे मान लो ओर को पहले हम डाल दिए, मेरे पास जो पाउडर्ड ओर है इस पोर्शन में हम पहले डाल दिए, ठीक है। तो तुमको पता है ना, मिट्टी थोड़ा बहुत पानी के साथ डिसॉल्व हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाटर को स्प्रिंकल कर रहे हैं बहुत तेजी से। तो वाटर को जब स्प्रिंकल करेंगे तो इसमें जो भी मिट्टी होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा और पानी के साथ बह जाएगा। अच्छा, इसके साथ कुछ कुछ और पार्टिकल भी आएगा, तो यहाँ पर और सेटल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, और सेटल होगा। और कहने का मतलब जो जो मिनरल्स है, मान लो मेरे पास 100 kg था, तो हो सकता है कि उसमें से जो मड होगा, हो सकता है 25 kg मड होगा, तो 25 kg मड पानी के साथ डिसॉल्व होकर चला जाएगा, बाकी 75 kg क्या होगा, ये सब जगह में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो इसमें से क्या हुआ, तुम्हारा कम से कम 25 kg तो जो कि बेकार पार्टिकल था वो पानी के साथ बह गया, ठीक है। तो ये इसमें हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक सेपरेशन। कैसे इसको रिमूव किए, अपना वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, एग्जाम में से नहीं पूछेगा कैसे सेपरेट करते हैं। हो सकता है कि क्लासिफाई करने बोल दे, या फिर एग्जांपल पूछ सकता है कि हाइड्रोलिक सेपरेशन के लिए कौन सा, मतलब कौन सा हम लोग मिनरल का इस्तेमाल, कौन सा मिनरल के लिए बेटर है, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है। आगे पढ़ो उसको, प्रिंसिपल। The difference in the densities of the अच्छा नहीं, ऊपर से पढ़ो। The process of removing removing gangrene or rocky impurities like SiO2
present in an ore is called concentration of an ore or ore dressing, and the purified ore is called concentrated ore. Concentration of the crushed ore is done mainly by the following methods: hydrolytic or gravity separation. Principle: the difference in the densities of the ore and the gangue is the main criterion. Method: the ore is poured over a sloping, vibrating, corrugated table with grooves, and a jet of water is allowed to flow over it. The denser ore particles settle down in the grooves, and the lighter gangue particles are washed down by the water. हाँ, ये क्लियर हो गया क्या कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये जो ग्रूव्स है ये वाइब्रेट भी करता है। वैसे वाइब्रेट करने से क्या होगा कि आसानी से ये पानी के साथ मिल पाएगा। इससे क्या होगा, सेपरेशन का स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन इसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जल्दी काम करता है। नेक्स्ट बताया मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा, ये मेनली उस ओर के लिए किया जा सकता है जो कि मैग्नेटिक हो। ठीक है, जिसमें से एक इंप्योरिटीज मैग्नेटिक हो सकता है, या फिर ओर ही मैग्नेटिक हो, या फिर इंप्योरिटी ही मैग्नेटिक हो। दोनों में से कोई भी मैग्नेटिक हो तभी सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तभी वैलिड हो सकता है दोनों में से कोई एक अगर मैग्नेटिक है। तो दूसरा हेडिंग डालोगे मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, तो ये मेथड किसमें किया जा सकता है, दिस मेथड कैन ओनली बी अप्लाइड, लिखो उसमें, this method can only be applied, this method can only be applied if either the ore or the impurity is magnetic। ध्यान रखना, दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक होना चाहिए। दोनों मैग्नेटिक होगा तो नहीं सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पुलिस सिस्टम जैसा है इसमें। ठीक है, पढ़ो उसको मेथड। द क्रस्ड ओर इज The crushed ore is placed over a conveyor belt which rotates around two metal wheels, one of which is magnetic. The magnetic particles are attracted to the magnetic wheel and fall separately apart from the non-magnetic मटेरियल। देखो इसमें क्या किया जाता है, यहां पर मान लो मेरे पास ओर है। ठीक है, ये ओर पार्टिकल को पोर करेगा एक व्हील के ऊपर, और एक यहाँ पे मेरे पास दूसरा व्हील है, ऐसे करके गोल करके गया व्हील। अच्छा, इसमें से ये वाला पार्टिकल जो होगा, ये वाला जो व्हील है, ये क्या है, मैग्नेटिक है, और ये नॉन मैग्नेटिक होगा। ध्यान रखना, इसको नॉन मैग्नेटिक रखना है। अब और मान लो इस कन्वेयर बेल्ट पे पड़ रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो कन्वेयर बेल्ट पे जैसे और पड़ रहा है, तो ये और यहां से ऐसे करके पार्टिकल जाएगा। अच्छा, जो नॉन मैग्नेटिक पार्ट होगा वो ग्रेविटी के कारण डायरेक्टली यहां पे गिरेगा ना। नॉन मैग्नेटिक पार्ट पे ग्रेविटी एक्ट करेगा, वो डायरेक्टली यहां पे गिरेगा। लेकिन जो मैग्नेटिक पार्टिकल होगा और का, ये तो ऑलरेडी मैग्नेटिक है ना, तो कम से कम यहां तक खिंचाएगा, और ये और यहां पे समवट गिरेगा। यहां पर भी इस पे भी ग्रेविटी एक्ट होगा, नो डाउट। लेकिन जैसे ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है ना, तो इसका कुछ पर्टिकुलर रेंज है, किसी को खींच के रखने तक का इसका पर्टिकुलर रेंज है। तो ये यहां तक तो इसको खींच देगा। तो ये असल में क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा मैग्नेटिक वाला पार्टिकल गिरा। तो मैग्नेटिक हो सकता है कि इंप्योरिटीज हो, या फिर हो सकता है कि तुम्हारा ओर हो जिसको तुमको सेपरेट करना है, और यहां पर क्या होगा तुम्हारा नॉन मैग्नेटिक। अपना वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें यही करता है, एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ओर को पोर किया जाता है, जिसमें से एक बेल्ट मैग्नेटिक होता है। तो मैग्नेट के प्रभाव में ये ओर यहां ना गिर के वो यहां गिरेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो जस्ट इसके नीचे गिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फ्लोट फ्लोटेशन। और ये जो फ्लोट फ्लोटेशन है, ये सबसे मतलब फेवरेट टॉपिक होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। अधिकतर एक सवाल आता ही है फ्लोट फ्लोटेशन से, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि अधिकतर सवाल इससे ज्यादा आता है। मैग्नेटिक से बहुत रेयरली पूछता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक से भी बहुत रेयरली पूछता है, लेकिन फ्लोट फ्लोटेशन फेवरेट टॉपिक है बोर्ड का, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। प्रिंसिपल देखो इसका, डायरेक्टली प्रिंसिपल पूछ देता है, किस प्रिंसिपल पे फ्लोट फ्लोटेशन काम करता है। दिस प्रोसेस This process depends on the preferential wettability of the ore with oil, fine oil, and the gangue particles by water. Gangue particles by the water। तो पहले इसका प्रिंसिपल लिख लो, फ्लोट फ्लोटेशन। डायरेक्टली बुक वाले ही नहीं लिखवा रहे हैं। द प्रोसेस, दिस प्रोसेस डिपेंड्स ऑन preferential wettability of the ore, preferential wettability of ore with oil and the gangue particles, with oil and the gangue particles by water।
ठीक है। इसमें देखो ये जो प्रोसेस है ये डिस्कवर कैसे हुआ था। असल में ऐसे कह सकते हो कि ये स्टोरी है या फिर एक र्यूमर है, ये भी कह सकते हो कि पहले क्या होता था। मान लो पहले एक ऐसा समझो र्यूमर ही है, हम इसका कितना सही है कितना ही गलत है नहीं बता सकते, पर ये जान लो कैसे इसका हुआ कि मान लो कि एक लेबर था, वो मेनली एक ओर में काम करता था। कौन सा ओर में? जहां पे कॉपर का निकलता था, जहां पे कॉपर का ओर निकलता था। तो जो वो कपड़ा पहनता था, वो जब माइन से ओर को निकालता था तो उसके कपड़े में गंदगी वगैरह तो रखता ही था। तो जब वो अपने वाइफ को दिया था उसको खींचने के लिए, साफ करने के लिए, तो जब वो साफ कर रही थी, जब उसको डिटर्जेंट पाउडर डाली थी, तब वो देख रही थी कि जो भी कॉपर का जो मिनरल था वो डिटर्जेंट पाउडर के साथ ऊपर की तरफ चला गया, जो भी मिट्टी था वो नीचे की तरफ चला गया। तो ये जो डिफरेंस इन डेंसिटी आया, ये अधिकतर सबको बहुत कोई देखा ऐसे करके, तब इसका इस्तेमाल करके तब समझ में आया कि हर पार्टिकल अलग डेंसिटी का होता है, तो हर पार्टिकल को अलग चीज सब्सटेंस अलग वेट करता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे इसमें जब इस ओर के बारे में हम लोग देखेंगे, मेनली सल्फाइड वगैरह ओर के बारे में इसमें दिखाया गया है। इसमें क्या होगा, हम लोग कुछ फ्लोथ डालेंगे, उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ एयर डालेंगे, जिसके कारण क्या होगा, एक फ्लोथ क्रिएट होगा, मतलब झाग जैसा क्रिएट होगा। जो मिनरल होगा वो झाग के साथ ऊपर चला जाएगा और जो मिट्टी और गैंग पार्टिकल होगा नीचे जाकर सेटल कर जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस इन वेटेबिलिटी पे काम हो रहा है। वेटेबिलिटी मतलब क्या? पानी से कौन भींग रहा है? डर्ट या फिर गैंग पार्टिकल भींग रहा है, और ओर को कौन भिंगा रहा है? फ्लोथ अपने साथ ऊपर की तरफ ले गया, तो ऊपर से आराम से उसको सेपरेट किया जा सकता है। अच्छा, ये प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे से हवा या फिर एयर या फिर इसको स्टीर, जैसे स्टीर करते हो ना, तुमको पता ही होगा कि जैसे मिल्क से मक्खन को कैसे सेपरेट किया जाता है, क्रीम को सेपरेट कैसे किया जाता है। मिल्क में बहुत तेजी से मिल्क को एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर में मिल्क डाल दिया जाता है, इसमें हो सकता है क्रीम भी हो, मिल्क के साथ तो क्रीम भी रहता है, इसको बहुत तेजी से घुमाया जाता है, बहुत तेजी से, इतना तेजी से घुमाया जाता है कि डिफरेंस इन डेंसिटी होने के कारण जो क्रीम होता है वो लाइट होता है तो वो ऊपर की तरफ चले जाता है, और जो मिल्क होता है वो थोड़ा भारी होता है तो नीचे की तरफ सेटल हो जाता है। इससे क्या होता है, मक्खन सेपरेट हो जाता है दूध से, ऐसे किया जाता है। तो सिमिलरली ये इसको बोलते हैं एजिटेशन, मतलब घुमाने को क्या कहते हैं, एजिटेशन। तो उसी तरह इस ओर में फ्लोटेशन में भी क्या करना पड़ता है, अंदर से हवा एयर प्रेशर डालना पड़ता है ताकि ये बहुत तेजी से एजिटेट करे और सेपरेट होने में आसानी हो। पढ़ो उसको। Method. The crushed ore is taken in a large tank containing oil and water is agitated with a current of compressed air. The ore is wetted by the oil and gets separated from the gang in the form of froth. हाँ देखो ये समझ में आ रहा है, क्रश्ड ओर को एक लार्ज कंटेनर में डाले जिसमें ऑयल और वाटर है। तो जो ऑयल होगा वो तो ऊपर की तरफ तैरेगा, पानी जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। जैसे तुमने ओर डाला उसके अंदर, तो ओर में क्या क्या है, ओर में गैंग पार्टिकल भी है, मतलब उसमें मिट्टी भी होगा, और साथ साथ उसमें मिनरल भी होगा जिसको हम लोग ओर नाम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मिट्टी है, मिट्टी पानी के साथ भीग जाता है जल्दी और मिट्टी पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो नीचे की तरफ बैठ गया, और ये जो ओर है ओर फ्लोथ के साथ ऊपर की तरफ तैरने लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आराम से तुम डिफरेंस सेपरेट कर सकते हो। Since the ore is lighter, it comes on the surface with the froth and impurities are left behind. हाँ, तो इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमेशा आता है, तो कौन सा है, सल्फाइड ओर लाइक जिंक ब्लेंड ZnS। लिख लो इसको, सल्फाइड और एग्जांपल किस फ्लोटेशन का एग्जांपल ही अधिकतर पूछता है। ठीक है, तो एग्जांपल इसका क्या होगा, सल्फाइड ओर लाइक जिंक ब्लेंड गैलिना, जिसको PbS कहते हैं, जिंक ब्लेंड गैलिना ब्रैकेट में PbS। ठीक है, ये दो ओर है जिसको कंसंट्रेट किया जाता है बाय फ्लोथ फ्लोटेशन। तो यहां पे समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, एक टैंक लिए, टैंक में पानी है और तेल है या फिर ऑयल है। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हाई प्रेशर में एयर को नीचे की तरफ डाल रहे हैं ताकि वो मिक्सचर को एजिटेट करे। एजिटेट मतलब समझ में आ रहा है, स्टिर, एक तरह से क्या कर रहा है, स्टिर कर रहा है मिक्सचर को, तभी ना, वरना अगर तुम ऐसे करके रेस्ट में उसको छोड़ दोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सेपरेट होगा लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन हो सकता है कि ना भी सेपरेट हो, रीजन क्या है, क्योंकि तेल तो ऊपर की तरफ है, वाटर नीचे की तरफ है, और को अभी तक तेल के संपर्क में आया ही नहीं, तब सेपरेट कैसे होगा। इसीलिए कंप्रेस्ड एयर डालना बहुत जरूरी है ताकि मिक्सचर को एजिटेट करे। जब मिक्सचर एजिटेट होगा तब क्या होगा, जो हल्का होगा वो ऊपर की तरफ, जो भारी होगा नीचे की तरफ, गैंग पार्टिकल और डर्ट पार्टिकल नीचे की तरफ बैठ जाएगा भीग के, और फ्लोथ के साथ ऊपर की तरफ चल जाएगा। तब इसको आराम से स्किम किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है, ऊपर डिफरेंस इन डेंसिटी आगे सेपरेट करके आगे निकाल सकते हैं। तो अभी तक जो हम लोग किए, अच्छा एक और चौथा प्रोसेस क्या है, केमिकल मेथड और लीचिंग। लीचिंग तुम लोग ज्योग्राफी में टर्म सुने होंगे, व्हाट इज लीचिंग, ज्योग्राफी में सुने हो ना।
इसमें क्या होता है, जब तुम पानी डालते हो कोई भी सॉइल में, तो ऊपर में जो मिनरल्स है वो वाटर के साथ डिसॉल्व होकर नीचे की तरफ चल जाता है। यही रीजन है कि फार्मर फील्ड को प्लॉ करता है। तुम जैसे मान लो कि बारिश हो रहा है, मेरे पास यहाँ पे मिट्टी रखा हुआ है, अब मिट्टी में बहुत सारा मिनरल्स होगा, कोई मिनरल्स इधर होगा, कोई मिनरल्स इधर होगा, कोई तो मिनरल्स इधर होगा। जब बारिश का पानी इस पे गिरता है तो ये मिनरल इसमें डिसॉल्व हो गए। डिसॉल्व होने के बाद पानी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो ये खत्म हो गया, तो इसका ऊपर का जो फर्टाइल लेयर है वो खत्म हो गया। तो इसलिए फार्मर क्या करता है, फील्ड को प्लॉ करता है। पहले ट्रैक्टर, पहले बफेलो वगैरह से करवाता था, बफेलो बोल रहे हैं, ऑक्स वगैरह से करवाता था, अब इससे करवाता है, अब मेनली ट्रैक्टर वगैरह से करता है। तो क्या होता है, जो नीचे का मिट्टी है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो वापस से फर्टाइल सॉइल आ जाता है। ठीक है, तो इसी मेथड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, असल में क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, पानी के साथ डिसॉल्व होकर नीचे की तरफ चला गया। तो लीचिंग में भी क्या करेंगे, ये भी एक केमिकल मेथड होगा, इसमें हम कोई सुटेबल केमिकल डालेंगे, आइदर वो ओर को डिसॉल्व कर लेगा या फिर इंप्यूरिटी को डिसॉल्व कर लेगा, दोनों में से किसी एक को डिसॉल्व करेगा, तभी तो उसको सेपरेट कर पाएंगे। मान लो किसी के साथ डिसॉल्व करें, जैसे मेरे पास मिक्सचर है, मान लो मेरे पास सैंड है और मेरे पास सॉल्ट है, तुम इसको डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, लेकिन तुमको पता है कि सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होता है, तो तुम यहाँ पे वाटर डाल, केमिकल नहीं डाल रहे हो लेकिन वाटर ही डाल रहे हो, कोई सॉल्वेंट डाल रहे हो। वाटर जैसे तुम इसमें डाले तो सॉल्ट पार्टिकल डिसॉल्व हो गया, तो क्या करोगे, सॉल्ट को तुम फिल्टर पेपर से सेपरेट कर लोगे। तो पानी में यहाँ पे क्या होगा, तो फिल्टर पेपर में क्या रहेगा, सैंड का पार्टिकल ऊपर आ जाएगा और सॉल्ट वाटर नीचे आ जाएगा। तुमको अगर सॉल्ट को सेपरेट करना है तो सॉल्ट को तुम इवापोरेट कर लोगे, तो क्या होगा, सॉल्ट नीचे रह जाएगा, वाटर इवापोरेट हो गया, सॉल्ट बच गया और यहाँ पे सैंड पार्टिकल अलग हो गया। तो सिमिलर मेथड यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, कोई सुटेबल केमिकल लेंगे, हमको पहले से पता है कि हाँ ये और प्रेजेंट है, तो हम जानते हैं कि ये और इसमें डिसॉल्व होता है, तो वही सुटेबल केमिकल इसमें डालेंगे, वो और को डिसॉल्व कर लेगा या फिर इम्प्योरिटी को डिसॉल्व करेगा, दोनों में से कोई एक को डिसॉल्व करेगा। मेनली और ही डिसॉल्व होता है, इम्प्योरिटीज बहुत कम, तो मेनली और डिसॉल्व हो जाएगा। और डिसॉल्व हो गया तो उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, फिल्टर पेपर या फिर बड़ा बड़ा वहां चैम्बर्स होगा, फिल्टर पेपर तो नहीं लगेगा, वहां पे बड़ा छकना जैसा होगा, तो उसको सेपरेट करके फिर उसमें और दूसरा केमिकल डाल के वापस से उसका प्रेसिपिटेट निकाल लेंगे। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है केमिकल मेथड और लीचिंग। लीचिंग वर्ड कहां से आया, ज्योग्राफी वाला लीचिंग, ठीक है। The ore is treated with a suitable reagent, acid, base, or some other reagent, such that the ore is soluble in it, but the impurities are not. देखो यहाँ पे बता दिया कि ore is soluble in it और impurities वहां पे नहीं, ठीक है। The impurities are removed by filtration. The solution of the ore, that is the filtrate, is treated with a suitable reagent which precipitates the ore। तो ये बोल रहा है कि जैसे डिसॉल्व होकर नीचे की तरफ आया, कोई दूसरा रिएजेंट डाले ताकि रिवर्स रिएक्शन कर दे और वापस से हमको और प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल जाए। तो अभी तक जो हम लोग देखे वो असल हम लोग कर क्या रहे थे, अभी हम लोग कंसंट्रेट कर रहे थे। कंसंट्रेट कहने का मतलब क्या, मेरे पास जो भी पार्टिकल आया, जैसे मान लो मेरे पास मिनरल है, यहाँ पे ये ओर है, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। मान लो मेरे पास एक हीप ऑफ ओर है, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, ये है मेरा डायरेक्ट ओर निकला, ओर को हमने क्या किया, ग्राइंड किया, बड़ा बड़ा रोलर्स लिया, उसमें इसको ग्राइंड किया, तो ये बन गया पाउडर सब्सटेंस। यहाँ पे ये क्या हो गया, पाउडर हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, इसको क्या हम लिखेंगे, ग्राइंडिंग की है, इसको क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो इस मेथड का नाम क्या बोला गया, पल्वराइजेशन। स्पेलिंग देख लेना जरा, ठीक है, पल्वराइजेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। देखो इसको क्या कर रहे हैं, फर्दर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। कंसंट्रेट में हम लोग क्या देखें, इसमें 4 प्रोसेस देखें, क्या क्या हो सकता है, हाइड्रोलिक, magnetic separation, हाइड्रोलाइटिक मेथड, magnetic method, दूसरा में हम लोग देखें मैग्नेटिक मेथड या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, flotation, तीसरा में हम लोग देखें फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, चौथा में हम लोग क्या देखें, केमिकल मेथड और लीचिंग, केमिकल मेथड और लीचिंग। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मान लो कि मेरे पास ओर था, मान लो मेरे पास 100 kg का ओर है,
ठीक है। इस 100 केजी का ओर में जब ग्राइंड वगैरह किए तो मेरे पास अब बचा 75 केजी का, क्योंकि 25 केजी ग्राइंड करने के बाद, देखो असल में यहाँ पे 100 ही रहेगा क्योंकि ग्राइंड हुआ है तो 100 ही रहा, लेकिन इसके बाद कोई मेथड है, जैसे ये कंसंट्रेट वाला मेथड करेंगे, इस मेथड करने में क्या हो जाता है तुम्हारा, ऑलमोस्ट समझो कि 75 केजी तुम्हारे पास, अभी 75 केजी तुम्हारे पास बचा, 25 केजी जो भी गंदगी था वो बाहर निकल गया, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या हुआ है, जो और डायरेक्टली तुम माइन से निकाले हो उसको हम लोग क्रश करने के बाद कंसंट्रेट किए। कंसंट्रेट करने का मतलब क्या, मिट्टी का, अधिकतर मिट्टी को खत्म कर दिए और ज्यादा से ज्यादा इसमें भी क्या है, मिनरल्स, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास क्या है इसमें, मिनरल्स, इतना केजी मेरे पास मिनरल्स आ गया, तो ये हो गया कंसंट्रेट हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा प्रोसेस आया, उसका तीसरा प्रोसेस मेरे पास क्या आएगा, रोस्टिंग या फिर कैल्शिनेशन, ठीक है, रोस्टिंग या फिर कैल्शिनेशन, इसको नीचे डाल देते हैं, तो ये प्रोसेस याद रखना, ठीक है। यहाँ पे आ गया रोस्टिंग और कैल्शिनेशन, मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, हीट का इस्तेमाल करेंगे। नाम सुनो ना, चिकन को रोस्ट करते हो, गरम करते हो, और कैल्शिनेशन, दोनों प्रोसेस हीटिंग का है। मतलब अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरा थर्मल मेथड हुआ, मतलब हीट करके हम लोग क्या करते हैं, आइदर उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ब्रेक डाउन करते हैं। चलो देखते हैं रोस्टिंग और कैल्शिनेशन, इसमें डिफरेंस भी देख लेंगे। नेक्स्ट, रोस्टिंग और कैल्शिनेशन। Roasting is a process of heating the concentrated ore to a high temperature in presence of air. हाँ, तो रोस्टिंग में बताया कि इसमें हम लोग ओर को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पे भी मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। कैल्शिनेशन में ठीक है, तो सबसे पहले रोस्टिंग डालो हेडिंग, रोस्टिंग, दो कॉलम बना दो, एक लिख दो रोस्टिंग, एक लिखो कैल्शिनेशन। तो ore is heated in the excess of air, ore is heated, हाँ रोस्टिंग में लिखोगे ore is heated in the excess of air, ore is heated in the excess of air। ऐसे भी सोच सकते हो कि जो हम लोग चिकन को रोस्ट करते हैं वो तो एयर में ही रहता है ना, मतलब एक्सेस ऑफ एयर में हम लोग उसको रोस्ट कर रहे हैं, तो याद रखना है कि जब भी रोस्ट करोगे तो एक्सेस ऑफ एयर में कर रहे हो। कैल्शिनेशन में क्या करते हो, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, उसको लिखोगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हीटिंग द ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, और रोस्टिंग में एक चीज और लिखो, इन दिस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर इज रीच्ड, इन दिस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर इज रीच्ड, मतलब इतना हीट करोगे कि वो उसके अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा रोस्टिंग में। कैल्शिनेशन में भी हीट करते हैं लेकिन उतना ज्यादा हीट नहीं करते कि वो मेल्ट कर जाए, ठीक है। तो लिखोगे द ओर इज हीटेड बट नॉट सो हाई, the ore is heated but it does not reach the melting point, the ore is heated but it does not, but the temperature does not reach the melting point of the ore, the ore is heated but the temperature does not reach the melting point of the ore, ये लिखोगे कैल्शिनेशन में, ठीक है। तो रोस्टिंग में और क्या मेनली किसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सल्फाइड ओर का रोस्टिंग होता है, तो लिखो सल्फाइड ओर, एग्जांपल लिखो रोस्टिंग में सल्फाइड ओर। और कैल्शिनेशन में क्या लिखोगे, कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड ओर्स, कार्बोनेट, देखो ऐसे भी याद रखोगे, सी फॉर कैल्शिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट, तो एग्जांपल भी आसानी से याद रहेगा, कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ओर्स। हाइड्रेटेड ओर्स मतलब हुआ कि जिस ओर में पानी है, ठीक है। चलो आगे। Roasting is generally employed in case of sulfide ores or the ores containing metallic sulfides or as impurities. It converts sulfide ores into oxides. If an ore is a carbonate or a hydrated oxide, it is heated in the absence of air to a temperature that
that is high but insufficient to melt the ore. This process is known as calcination. हाँ, तो ये बात समझ में आ गई। इसका हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो वही दो डिफरेंस बताया। रोस्टिंग में एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। रोस्टिंग में क्या होगा, रोस्टिंग में टेम्परेचर इतना ज्यादा कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है। इसके बगल में लिख देते हैं मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड, मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया। और साथ साथ प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब हवा में प्रेजेंस ऑफ एयर, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। और कैल्सिनेशन में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट नॉट रीच्ड An absence of it. और एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, और यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर में किया जाता है, मेनली डिफरेंस आता है। कोई भी एक हीटेड क्वेश्चन, ये सब हीटेड क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन रोस्टिंग। क्यों हीटेड है, क्योंकि इजी है, एवरेज है। क्वेश्चन क्या है, एवरेज लेवल का है, आराम से कोई भी याद रख सकता है डिफरेंस, बस इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछता है। बोर्ड में अधिकतर क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि बच्चा स्कोर करता है। देखो बोर्ड में बहुत कम बच्चा फेल करता है। क्यों फेल कम करता है, ये क्वेश्चन ही ऐसा रहता है। अब ये बच्चा याद नहीं करेगा तो फेल ही नहीं करेगा। एब्सेंस ऑफ एयर मतलब जैसे मान लो कि एक रूम क्लोज रूम में क्या है, हम उसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे मान लो कि तुम ऑक्सीजन का यूज कर लिया, पहले से कोई सब्सटेंस बर्न कर रहा है, तो अब ऑक्सीजन की कमी हो गई और फिर उसको बर्न कर रहे हैं, तो वो क्या एब्सेंस ऑफ एयर। ऐसे करते हैं मेनली। असल में हमको ऑक्सीजन चाहिए। प्रेजेंस ऑफ एयर बोले, एब्सेंस ऑफ एयर बोले तो समझ जाओ, प्रेजेंस ऑफ एयर बोलने का मतलब कि तुम उसको ऑक्सीजन सप्लाई भरपूर दे रहे हो, खुले में तुम उसको कर रहे हो। और एब्सेंस ऑफ एयर बोलने का मतलब तुम क्लोज रूम में कर रहे हो जहां पे उसको ऑक्सीजन की कमी है। जितना उसको ऑक्सीजन मिला उतना जला, उसके बाद भी जल रहा है, लेकिन उतना एब्सेंस ऑफ एयर में जल रहा है। तो ऑक्सीजन के बिना जले कैसे? ऑक्सीजन पूरा खत्म नहीं होता, ऑक्सीजन के बिना जल ही नहीं सकता, लेकिन कम ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिल रहा। ठीक है, लिमिटेड उसको मिल रहा है। ठीक है, जैसे बाहर में अगर वो बर्न कर रहा है तो क्या हो रहा है, उसको जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे ज्यादा भी ले सकता है आराम से एटमॉस्फेयर से, तो खुले से वो करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि उसको कम ऑक्सीजन मिल रहा है, तो रूम क्लोज्ड है, तो क्या हो रहा है, उसको कम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, उसको पता है कि उतना ऑक्सीजन उसको मैनेज करना है, तो बर्न कर रहा है, धीरे धीरे बर्न कर रहा है, बस। ताकि तुम्हें घमंड ना हो जाए। ताकि तुम भावना न हो। ठीक है, चलो यहाँ पर हो गया रोस्टिंग, हो गया कैल्सिनेशन हो गया। ठीक है, फर्दर रिड्यूस हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आता है रिडक्शन। Of metal oxides. रिडक्शन। हैशटैग भावना है। अच्छा तुम देखो इधर, तुम असल में अभी किए क्या, ऑक्सीजन में तुम इसको हीट किए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो मेटल अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में पहुंच गया ना। अब ऑक्सीजन को रिमूव करोगे, क्या हो गया, रिडक्शन। समझ में आ रहा है, देखो सब चीज एक सीरीज में जा रहा है कि नहीं। तुम अभी तक क्या किए, ओर को लिए, क्रश किए, क्रश करने के बाद कंसंट्रेट किए, कंसंट्रेट करने के बाद उसको हीट किए, हीट करने के बाद, हीट करने का मतलब क्या है, तुम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए। जब उसके पास ऑक्सीजन आ गया तो मेटल अपने ऑक्साइड में पहुंच गया। अब मेटल के ऑक्साइड को तुमको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, तब जाके डिजायर्ड मेटल मिलेगा। तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस पड़ेगा हम लोग रिडक्शन। अब देखो रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। इसका नहीं छोड़ दो। अच्छा एक तीसरा पॉइंट पढ़ लो, वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। Volatile impurities are removed as oxides SO2, P2O5, AS2O3, and the ore becomes porous and more reactive. Moisture and organic impurities are removed, and the ores become porous and more reactive. हाँ तो यहाँ पे हाँ दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इस केस में क्या होता है, रोस्टिंग में वोलेटाइल इंप्योरिटीज वेपोराइज हो जाना है। ठीक है, वोलेटाइल इंप्योरिटीज जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड P2O5, ठीक है, और AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड है वो। ठीक है, आर्सेनिक ऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, वेपोराइज कर गया वोलेटाइल इंप्योरिटीज। यहाँ पे उतना टेम्परेचर नहीं ना था, तो ये वेपोराइज नहीं किया, खाली वाटर चला गया, वाटर जो था वो चला गया। और साथ साथ क्या हो गया, जो ऑर्गेनिक पार्ट था, हो सकता है कि इसमें कुछ ऑर्गेनिक पार्ट हो, तो ऑर्गेनिक पार्ट बर्न आउट कर जाएगा। अच्छा ये जो जब बर्न किया तो जानते हो क्या हुआ, ये ओर को पोरस बना दिया। ओर को पोरस कैसे बनाया, मान लो कि मेरे पास एक ओर था, इसके अंदर टाइनी स्पेसेस होगा ना, मान लो कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी होगा, और नॉर्मल सी बात है। सल्फर डाइऑक्साइड भी था, इतना हीट किए कि सल्फर डाइऑक्साइड वेपोराइज कर गया, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ होगा ना, स्पेसेस क्रिएट हो गया होगा, गैप क्रिएट हो गया होगा, जिसके कारण और क्या बन गया, पोरस बन गया। मतलब अब ये रिएक्ट जल्दी करेगा, इसके पास स्पेस है। अगर मान लो कोई फुल है, वो क्या करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन और ये मतलब कि नोबल गैस का एग्जांपल ले लो, नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन फुल है, कभी वो लड़ने झगड़ने जाता है, किसी से रिएक्ट करने जाता है, नहीं जाता। लेकिन जिसके पास कमी रहता वही ना जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले वो फुल था, रिएक्शन उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा, एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा, लेकिन अब इसमें से इंप्योरिटीज बाहर निकल गया, ये अब खाली हो गया ना,
पोरस हो गया, अब ये आराम से रिएक्ट कर सकता है। तो अब इसमें क्या होगा, तुम जो जो केमिकल डालोगे आराम से जल्दी रिएक्ट करके अपने आप को रिड्यूस भी कर लेगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे रिडक्शन। Metal oxides. The roasted metal oxide is reduced by reducing agents like carbon, carbon monoxide और hydrogen. हाँ तो देखो ये सब मेटल हुआ, जैसे कि कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये रिडक्शन के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन, ये तीन रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और इसको रिड्यूस कर रहे हैं। If the ore is not an oxide ore, it is first converted into an oxide ore by roasting or by calcination. Reduction can also be explained based on the activity series. Oxides of अच्छा देखो एक चीज और से देखो, ये जो कार्बन आया, कार्बन मोनोऑक्साइड आया, हाइड्रोजन आया, अगर तुम रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो ऊपर में सबसे पहले पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है। ये सब तो बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है, तो क्या ये सबको रिड्यूस कर पाएगा, ये लोग रिड्यूस कर पाएगा, इसको नहीं कर पाएगा, ये लोग लेस पावरफुल है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पढ़ो। Oxides of highly active metals like potassium, sodium, calcium, magnesium, and aluminum have great affinity towards oxygen and so cannot be reduced by carbon or carbon monoxide or hydrogen. These metals are obtained by electrolytic reduction of fused metallic salts, halides, or oxides. देखो जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर पढ़े थे उस समय हम बताए थे कि मान लो कि अगर तुमको कोई रिड्यूसिंग एजेंट दे रहे हैं, अगर वो लेस पावरफुल है, जब सीरीज हम लोग देखे थे वहां पर भी सबसे पहले पोटेशियम आया था, सोडियम आया था, कैल्शियम आया था। तो पहला 4 एलिमेंट का हम बताए थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ही हो सकता है, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ही करोगे, और वो भी कैसा, फ्यूज्ड स्टेट में। याद करो वाटर भी बोले थे नहीं ऐड करने, क्योंकि अगर वाटर ऐड करोगे तो हाइड्रोजन रिलीज होगा, मेटल आएगा ही नहीं, तो इसलिए इसको फ्यूज्ड स्टेट में हम लोग प्योरीफाई करते थे। अच्छा, उसके बाद वाला जो मेटल सब आता था उसको हीट करके प्योरीफाई कर सकते हैं, और अगर हाइड्रोजन से नीचे जितना मेटल है उसको तुम रिड्यूस कर सकते हो, ये सब एलिमेंट्स। तो ध्यान रखना कि कभी भी तुमसे पूछे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब कहां प्रेजेंट है, ये सब रिएक्टिव मेटल है। तो रिएक्टिव मेटल का रिड्यूसिंग एजेंट नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे। ठीक है, कैसे रिड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब मेटल जो मिडिल में आएगा उसको कैसे रिड्यूस करोगे, हीट करके। ठीक है, उसको ऑक्साइड करके हीट करोगे। The metals in the middle of the activity series, such as iron, zinc, lead, copper, etc., are moderately reactive. These are usually present as sulfides or carbonates in nature. Sulfide ores are converted into oxides by heating in excess of air. Roasting as oxides are easy to reduce. 2ZnS plus 3O2 at 800 degrees Celsius is 2ZnO2 plus 2H2O. The carbonate ores are heated in a limited supply of air calcination to convert them into oxides. ZnCO3 at 400 degrees Celsius gives ZnO plus CO2. The metallic oxides are then reduced by using suitable reducing agent, that is carbon reduction process. ZnO plus C at 400 degrees Celsius gives Zn plus CO. ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं आगे फर्दर कि जैसे मान लो कि तो मिडिल में जो एलिमेंट सब आया, जैसा कि जिंक का एग्जांपल लिया, तो सबसे पहले जिंक में, अगर जिंक में सल्फर है तो उसका रोस्टिंग करेंगे, सल्फर क्या हो जाएगा, वोलेटाइल होने के कारण बाहर की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर जिंक में तुम्हारे पास कार्बन है, जिंक में तुम्हारे पास कार्बन है, तब क्या करेंगे, उसका हम लोग कैल्शिनेशन करवाएंगे। कैल्शिनेशन करवाने के बाद वो क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। अब जिंक ऑक्साइड को आराम से कार्बन रिड्यूस कर देगा। जिंक ऑक्साइड है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कार्बन से रिड्यूस करेंगे एट ए टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म जिंक मेटल, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो जिंक मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। समझ में आ गया मिडिल मेटल का पार्ट। नेक्स्ट, Zinc oxide and coke. हाँ तो गलने में तो सर, रोस्टिंग में मेल्टिंग पॉइंट में करेंगे तो ऑक्साइड कैसे हो जाएगा? कैल्शिनेशन में, उसमें तो ऑक्सीजन मिल रहा है ना जी, ऑक्सीजन मिल रहा है, उसमें नहीं ना रहता ऑक्सीजन उतना ज्यादा नहीं रहता, लेकिन ऑक्सीजन तो रहता है। अगर हम बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बना, मान लो तुम वुड लियो, वुड को तुम हीट कर रहे हो, मान लो उसको हीट कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, अगर तुम इसको प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दोगे तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन अगर तुम उसको लिमिटेड सप्लाई देते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ना। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन नहीं है क्या, है ऑक्सीजन, लेकिन उसको बहुत कम मिला है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ठीक है, तो उसी से वहां पर भी ऑक्साइड आएगा, इसलिए वहां पर भी ऑक्साइड आया। Zinc oxide and coke are heated in retort by producer gas to get zinc spalter, which on distillation or electrolytic refining is pure zinc. Zinc oxide is not reduced by hydrogen or carbon monoxide. It is reduced only by heating with carbon. ZnO plus C. तो देखो यहाँ पे एक और बता दिया है, पॉइंट नोट करने वाला है, इसको नोट कर लो कि जिंक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं कर सकता, सिर्फ कार्बन ही रिड्यूस कर सकता है।
ठीक है, ध्यान रखना ये एक्सेप्शन केस है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार करके नोट करना चाहो नोट कर लो, लिख लो इसको। जिंक ऑक्साइड इज ओनली रिड्यूस्ड बाय कार्बन, बस ऐसे लिखो, जिंक ऑक्साइड इज ओनली रिड्यूस्ड बाय कार्बन। नेक्स्ट, अब आया आयरन का एग्जांपल लिया, अभी तो जिंक का एग्जांपल लिया, सबको समझ में आ गया कि जिंक कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, आसान है यहाँ पे। अब आयरन का एग्जांपल लिया, अब आयरन को कैसे करेंगे, पढ़ो आयरन। सिमिलरली द ओर ऑफ आयरन, Similarly, the ore of iron, that is hematite, is reduced in blast furnace by using coke and CaCO3. Hematite, coke, and limestone are introduced from the top of the blast furnace, and hot air is introduced at the lower region. Different reactions that take place in the blast furnace are lower region C plus O2 gives CO2, middle region CO2 plus C gives 2CO, CaCO3 gives CaCO plus CO2, CO plus SiO2 gives CaSiO3, and upper region Fe2O3 plus C3CO gives 2Fe plus 3CO2. Observation. ठीक है, तुमको इतना रिएक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, बस तुमको इतना याद रखना कि एक ब्लास्ट फर्नेस लेते हैं, ऊपर से हेमेटाइट डालते हैं, साथ साथ उसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, उसके बाद फर्दर अंदर में रिएक्शन होता है, एयर जाता है, कुछ रिएक्शन होता है, और ये जो आयरन है वो रिड्यूस होके, ठीक है, बाहर निकल जाता है, रेड मेटालिक ऑक्साइड गेट रिड्यूस टू ग्रेइश व्हाइट मेटल, ठीक है। आगे, Molten iron solidifies to give pig iron. It has limited applications. इसमें पढ़ देते हैं। It has limited application, so is converted into steel after removing impurities and adding a calculated amount of alloy spigel containing C, Mn and Fe. Note the तो highly. देखो तुम लोग नाम सुने होंगे पिग आयरन के बारे में। पिग आयरन जानते हो ना कि जो सबसे पहला फॉर्म मिलता है हम लोग आयरन का, जो उतना प्योर नहीं होता, जिसको तुम स्क्रैप आयरन भी कहते हो, ठीक है, पिग आयरन और स्क्रैप आयरन। तो इसका ये जो हुआ, इसमें जल्दी जंग लग सकता है, तो इसको क्या करना पड़ता है, अलग अलग एलॉय इसमें डालना पड़ता है ताकि इसमें जंग ना लगे। तो इसमें नाम दिया गया है कार्बन, मैग्नीशियम और आयरन। ऐसे ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दो। आयरन शुरू से उसका मैग्नेटिक, हाँ उसको रिफाइन नहीं करेंगे तब तक भी हाँ मिट्टी डाल देंगे उसमें, अगर आयरन हो तो चिपक जाएगा। हाँ, मिट्टी के साथ चिपकेगा, हो सकता है कि आयरन में मिट्टी हो कुछ कुछ, क्योंकि और अभी प्योर नहीं ना है, तुम इम्प्योर की बात करो, हाँ, तो वो तब भी चिपकेगा, मिट्टी के साथ चिपकेगा, लेकिन उतना ज्यादा उसके पास पावर नहीं होगा चिपकने का, क्योंकि उसमें मिट्टी भी है, मिट्टी का कुछ वजन है। लेकिन अगर प्योर आयरन लेते हो तो पूरा तो चिपक जाता है, लेकिन मिट्टी वाला आयरन रहेगा तो उतना ज्यादा चिपकेगा नहीं, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, तुम्हारा कंपास में दिखेगा, जो कंपास होता है ना, कंपास में तुमको दिखेगा उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लेकिन नॉर्मल आयरन उतना जल्दी, ऐसा नहीं है कि तुम आयरन उठा के गए और रास्ता से जा रहे हो तो चिपकते जा रहे हो मिट्टी के साथ, ऐसा नहीं होगा, उतना ज्यादा उसके पास पावर नहीं है, पावर होगा लेकिन कंपास से रीड कर पाएगा और कुछ। नेक्स्ट आ गया रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे, रिडक्शन हो गया, मेटल मेरा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब रिडक्शन को हटाना आसान है, रिड्यूस कर लिए, मतलब ऑक्साइड जो था उसको रिड्यूस करके मेटल मेरे पास आ गया। अभी भी मेटल प्योर नहीं है, अब इस मेटल का क्या करना पड़ता है, हम लोग रिफाइनिंग करेंगे। कैसा रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस करके, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस करके हमको जो मेटल मिलेगा वो 99% प्योर मिलेगा, अभी भी 100% प्योर नहीं, 99%। तो हम लोग क्या करेंगे इसका, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करने के बाद पता है कुछ कुछ मेटल, जो मेटल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे वायर्स में या फिर मोबाइल्स वगैरह में, कंप्यूटर वगैरह में, जो जो मेटल्स का इस्तेमाल होता है उसका फर्दर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बाद वो लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है ताकि वो 100% प्योर मिले, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी अगर एरर आएगा तो अच्छा से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। It is the separation of the above extracted metals from the residual impurities such as the presence of other metals and non-metals like silicon and phosphorus, unreduced oxides and sulfides of the metal. The method of purification used depends upon the nature of the metal, nature of the impurities present in the metal, and purpose for which the metal is to be used. हाँ, तो इसमें देखो सबसे पहले प्रोसेस बताया, इसमें भी 3 प्रोसेस, रिफाइनिंग में भी क्या क्या प्रोसेस बताया, पहले बताया डिस्टिलेशन, दूसरा में लिक्वेशन, तीसरा में ऑक्सीडेशन और चौथा में इलेक्ट्रोलिफाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रिफाइनिंग में क्या क्या है, इसमें 4 प्रोसेस बताया, डिस्टिलेशन। अच्छा देखो यहाँ पे ये होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बाद में होगा, पहले रिडक्शन से पहले इसको खाली रिफाइनिंग लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे, रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग में देखो नॉर्मल मेटल है तुम्हारा उसमें चलेगा, ठीक है, नॉर्मल मेटल है तुम्हारा रिफाइनिंग में चलेगा, लेकिन जो बहुत मेटल जो इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर में करते हैं या फिर मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लोग को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना होगा। रिफाइनिंग में भी फर्दर क्या क्या प्रोसेस आया,
डिस्टिलेशन, लिक्विडेशन, and ऑक्सीडेशन, oxidation and electrorefining. लिक्विफिकेशन है ना, Liquefaction. लिक्वेशन, LNQA. QUA, TIUN. और तीसरा Oxidation. ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोरिफाइनिंग, Fourth, electrorefining. और फिर फोर्थ में आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो जाता है, ठीक है। तो डिस्टिलेशन, Metals like mercury and zinc, which are volatile, distill over in pure form, and the non-volatile impurity remains behind. Liquefaction. Metals like lead and tin have low melting points, so they are heated on the sloping hearth of a furnace. The molten or fused metal flows away, leaving behind the हाँ तो impurities. यहाँ पर भी समझ में आ रहा है। लिक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, मेटल लिए हैं, कोई कंटेनर एक स्लोप में डाल दें, मेटल जो पिघला वो नीचे की तरफ चला जाएगा, जो इम्प्यूरिटीज है वो यहाँ रह जाएगा। Oxidation. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, Metals like iron, which contain volatile impurities and can be easily oxidized, are purified by this method. The volatile oxides of phosphorus, sulfur, and other impurities rise to the surface and are removed, while the molten metals is left behind. Electrorefining. The pure तो metals. इलेक्ट्रोलिफाइनिंग तो तुम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में, उसमें हम लोग क्या करते थे कि एक सीरीज ऑफ ले लेते थे, जिसमें हम लोग क्या करते थे, एनोड पे जो इम्प्योर मेटल एनोड पे डालेंगे और कैथोड पे एक पतला स्ट्रिप्स डालते थे, और ये जाके इसमें डिपॉजिट हो के ये मोटा हो जाता था। तो वो हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बस उसने वही बताया कि जो इम्प्योर मेटल है उसको डालना है एनोड पे, और जो प्योर मेटल है वो जाएगा कैथोड पे। तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद एल्युमिनियम में